Hello, Ansh. I'm audible, right? Good evening, Dipra. I'm audible, right? मेरी आवाज आ रही है ना? Okay, fine, fine. Just wait. Let's wait for a minute or two. Let the girls also join, Anuradha and Ananya. And if in case they don't join within 2-3 minutes, we'll start with that class. Okay? Hi, Anuradha. So we have done. में होता है review कि how do we calculate or how do we take out the formula of a given compound using the contribution concept. That has been done, correct? तो आज हम करेंगे यूनिट सेल की ज्योमेट्री करनी है हमको एंड देन एक टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जिससे हर साल मतलब विदाउट फेल न्यूमेरिकल आता ही आता है and for this I would recommend you to sit with a calculator
you'll be needing a calculator for calculating the there will be bigger calculations today. So this unit cell geometry आपको जो है इसका derivation is not there in the syllabus. You don't have to derive के Pythagoras theorem लगा के करते, although it is very easy. You can always go through the book. और इसके लिए मैं recommend करूंगी बुक लेके भी आज बैठना, इसलिए क्योंकि आप देखोगे ना ज्योमेट्री को जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं वो बुक में काफी अच्छे से बने होते हैं, एंड इफ आई ड्रॉ देम ऑन द बोर्ड उतना इम्पैक्टफुल नहीं बनेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग इट मैनुअली. बट अगर आप मेरे जो मैंने नोट्स भेजे हैं, इफ यू गो थ्रू दोज नोट्स और इफ यू गो थ्रू योर बुक, आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज वन थिंग. एंड आज हमको करना है यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं. तो सिंपल फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू पुट इन द यूनिट्स. कभी कभी इधर उधर एक चीज मिसिंग करते हैं वो लोग काउंसिल में एंड इवन इन सीबीएसई. सो विल डू दैट. ठीक, कैलकुलेटर लेके बैठना, आज बड़े कैलकुलेशन होंगे. चलो, बाकी अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ आया है? इज देयर एनी डाउट इन वट एवर वी हैव डन सो फार? उसमें कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत है जो अभी तक कर चुके हैं अपन? आज हम करेंगे पहले, ओके मेरा एक टॉपिक रह रहा है, मुझे याद आ रहा है, हमको आज ये करना है. लेकिन उससे पहले द टॉपिक व्हिच आई हैड स्टार्टेड, इट हैडंट गॉट ओवर दैट डे, एंड दैट इज योर पैकिंग, राइट? पैकेजिंग कैसे होती है ये मैं करवा रही थी, करेक्ट? एक सेकेंड. So I was doing packaging with you. मैंने पैकेजिंग स्टार्ट किया था. I told you close packing in one dimension, कि केवल जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो ऐसे ऐसे एक साथ ही जुड़े हुए हैं एक सीधी लाइन में, वन डायमेंशन. दिस इज वन डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन यू आर डूइंग. और टू डायमेंशन में आई हैड टोल्ड यू अबाउट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP. मैंने बताया था वेर इन वन एटम इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स. याद आ रहा है आपको? तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इट इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स. So this is your square closed packing. Now we will talk about hexagonal closed packing. Hexagonal closed packing में क्या होता है बेटा, कि मान लो ये पहली लेयर है, देखना दूसरी लेयर यहां से स्टार्ट कर लो. ठीक है, अगर आप देखोगे ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग में द लेयर्स आर जस्ट अबव वन अनदर. अगर देखो अभी जो हमने SCP किया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, लेकिन इन केस ऑफ HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी. मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, आई एम रियली बैड एट ड्राइंग ऑब्जेक्ट. सो वेट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4, ठीक है, एक लेयर मान लो यहाँ से, ठीक, दूसरी लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो, तीसरी फिर इधर से. मीन्स द लेयर्स आर नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली अबव वन अनदर. उनमें क्या है, एक लेयर हल्की सी पीछे देखो शिफ्ट हो गई है, और इसके में क्या है कि वो रिपीटेड तो होगी नेक्स्ट रो. इसमें जो दूसरी लेयर है दैट विल बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट रो. ओके, अगेन अपनी जो चौथी रो होगी वो इसके बराबर में आएगी. ठीक है, तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो एक एटम जो है वो 6 डिफरेंट एटम से सराउंडेड है. कैन यू सी, कैन यू स्पॉट इट? लेट्स कंसिडर, मान लो मैं
कोई भी एक एटम ले लेती हूँ, ये एटम ले लो अगर, तो ये वाला, तो इसमें तुम देखो, इससे ये एटम कांटेक्ट में है 1, ये एटम कांटेक्ट में है 2, ये एटम कांटेक्ट में है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6. So this atom is in contact with 6 different atoms, and this is known as hexagonal closed packing. ये 2 dimension packing है, इसे HCP भी लिखते हैं, and this is your hexagonal closed packing. So the atoms are packed in such a way that alternate layers are repeated. Means the placement of atoms is similar in the alternate layers. अगर तुम alternate layer देखोगे, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी layer है, तो alternate layers में atom का placement above one another होगा. और जब ऐसा placement होगा तो every atom will be in contact with 6 different atoms. So therefore it is called as hexagonal closed packing. Opposite to what was there in square closed packing. Square closed packing में the layers were placed just above one another in such a way that one atom was in contact with 4 different atoms, and that is why it is termed as square closed packing. Is this clear to you? ये बात समझ आ रही है? Is this clear? ओके अनन्या समझ आ गया. ऑलराइट, चलो नाउ इसके बाद तुम्हारा इसके बाद होता है, ये अपना 2 डायमेंशन था. यही चीज 3D में भी हो सकती है. 3D मतलब उसके 3 एक्सेस होंगे. भाई 2D का मतलब क्या होता है कि एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, ऐसे 1D में ऐसे था. 3D में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी, मतलब 3 डायमेंशन, 3 एक्सेस एक्स वाई जी. सो what will happen in 3D packaging? 3D packaging में square किस में चेंज हो जाएगा, क्यूब में चेंज हो जाएगा, isn't it? Cube is a 3D structure, right? And square is a 2D structure, 2 dimensions, x, y, और क्यूब में z एक्सिस भी होता है. So अगर तुम्हारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करूं तो जो अपनी पैकिंग थी ऐसे called 3 dimensions. If you see in your book, अगर ये ऐसे दिख रही है तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना. और यही मैं कह दूं कि जो एटम जैसे यहाँ पे हैं वैसे इधर ऊपर भी होंगे, मान लो. ठीक है, मैं इसमें 3D अगेन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. कुछ ऐसा सा हुआ करिए स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि ये ऊपर भी हो, मतलब पीछे भी हो, एटम्स कवर्ड हो उधर पे. So that will give it a 3D structure. So 3D पैकेजिंग में क्या होता है कि तुम्हारा तीनों एक्सेस आती हैं, एक्स वाई एंड जी, तीनों कंपोनेंट्स तुम लोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट. एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि लेयर्स एक मतलब परफेक्टली अलाइंड है, वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी सारे लेयर्स परफेक्टली अलाइंड है, एंड वर्टिकली भी परफेक्टली अलाइंड है. और इसी में तुम्हारा क्या एक डायमेंशन होगा इधर हाइट का, जैसे क्यूब में होता है. क्यूब इज अ 3D स्ट्रक्चर, सो दैट विल बी योर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. उसी तरह से तुम अगर हेक्सागन को एक 3D स्ट्रक्चर मानो, 3D स्ट्रक्चर हेक्सागन में कैसे होगा कि उसमें इधर से तुम्हारा लेंथ ब्रेथ भी होगा और पीछे से हाइट भी आ जाएगी, राइट. सो 3D पैकिंग में क्या होता है कि दे आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है ये काफी अगर हेक्सागन जो क्लोज पैकिंग है अगर ये 3D में होती है अरेंज, देन इट इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट पैकिंग टाइप, क्योंकि उसमें बहुत कम वॉइड्स होते हैं. वॉइड्स भी हम आगे पढ़ेंगे. वॉइड्स इज बेसिकली जो खाली जगह बचती है एटम्स के बीच में, दैट इज नोन एज वॉइड्स. तो वॉइड्स काफी कम होंगे और तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी. पैकिंग एफिशिएंसी भी हमको भी पढ़नी है, वी विल सी दैट ऑल्सो. एंड डेंसिटी के बाद तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी ही निकालना सिखाऊंगी मैं. बट दैट्स हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. दैट इज वेरी सिंपल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस. इससे क्वेश्चंस बहुत आते नहीं है एग्जाम में. ठीक है, ओके. नाउ वी विल सी. अभी हम इंडिविजुअली जो क्वेश्चंस हैं आफ्टर वी कंप्लीट आवर लेसन वो भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. एंड जो अभी सिलेबस से हटा हुआ है, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट.
कुछ कुछ जो आईसीएससी में हटा, आईएससी में हटा हुआ मैं बताती रहूंगी। आज वॉइड्स है। अंश इज एन आईएससी स्टूडेंट राइट? अंश आईएससी में, करेक्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अंश वाज इन सीएमएस राइट? और एंड अनन्या, यू बोथ आर सीबीएसई नो? अनुराधा सीबीएसई और अनन्या सीबीएसई। अंश का डूबीएससी, वो शायद आईएससी में, शायद इज नॉट देयर इन मीटिंग। So सीबीएसई में voids is there and syllabus, आईएससी में voids is not there in the syllabus। ठीक है, तो हाँ, अनन्या और अनुराधा सीबीएसई, मुझे पता है। अंश का आई विश थोड़ा सा वो कि वो आईएससी में। तो अंश अवॉइड आईएससी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इट वॉज आई मीन रिमूव्ड, रिड्यूस करा था उसको। अभी के भी सिलेबस में मुझे दिखा नहीं है वर्ड्स, ठीक है। चलो देखो भाई, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये है यूनिट सेल की ज्योमेट्री। इसमें दिमाग लगाना और ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि तुमसे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ये डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ना मैं डेरिवेशन करूंगी, है मेरे पास ऑल दो, लेकिन मैं करूंगी नहीं डेरिवेशन बोर्ड पे, क्योंकि इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ना कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है। डेरिवेशन करके देखो, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डेंसिटी का, तो वील फोकस मोर ऑन दैट। अब बात करते हैं यूनिट सेल ज्योमेट्री की। अभी पहले बेसिक समझ लो, फिर ज्योमेट्री तुम्हें निकालनी आ जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं सिंपल तुम्हारा क्यूबिक सेल लूं, ठीक है, ठीक, सिंपल क्यूबिक सेल है मान लो ये, ठीक। अब क्या है, मैंने बोला अगर सिंपल क्यूबिक सेल है मतलब प्रिमिटिव सेल टाइप है, तो इसमें हम मानते हैं एटम्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं, ये हम मानते हैं, assumption था हमारा। बट जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड इट राइट अवे, इसको कुछ तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड वन थिंग, द एटम्स आर रियली बिग एंड दीज एटम्स आर ऑफ सॉलिड, ओके। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द एटम्स। हम क्यूब में बनाने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए ये स्पेसेस दिखाते तो हैं, बट इन रियलिटी देयर इज नॉट सो मच ऑफ स्पेस बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में ऐसे स्पेस नहीं होंगे कि स्पेसेस हो इतने बड़े बड़े, नो। rather the atoms are somewhat placed like this। अगर मान लो मैं ये सिंपल क्यूबिक सेल बनाऊं, तो जो मेरे एटम्स है ना, वो इतने पास पास आएंगे। ठीक, मतलब एक 3D सा स्ट्रक्चर है क्यूब में, देर इज नो स्पेस बिटवीन द एटम्स, दे आर क्वाइट क्लोजली पैक्ड। और अब मैं इसमें अगर कुछ समझाने लगूंगी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, सारे गोले आसपास ही दिख रहे हैं एटम्स, बट इन रियलिटी द एटम्स आर क्वाइट क्लोज, उनके बीच इतना सारा डिस्टेंस होता नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड, ये एक assumption है, वी ड्रॉ इट लाइक दिस to make things simpler for you, okay। We are drawing it like this just to make sure that you understand it easily, otherwise the atoms are placed very closely, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आएंगी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला है, इसको हम मानते हैं, ये तुम्हें पता है कि इट इज अ क्यूब, और क्यूब के साइड क्या होते हैं, ए मानते हैं ना, क्योंकि सारे साइड सेम होते हैं। तो ए विल बी, वेन एवर यू गेट टू सी ए होगा तुम्हारा एज लेंथ। अब देखो, अगर देखा जाए तो एज लेंथ एक्चुअली क्या है, देखो एज लेंथ क्या है, अब समझना कि इस एटम का कुछ रेडियस होगा,
इस एटम का भी कुछ रेडियस होगा, रेडियस यू नो d/2, राइट। अब तुम अगर ध्यान से देखो, इसका रेडियस और इसका रेडियस इज एक्चुअली द एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब। अगर मैं बाकी के एटम्स को मिटा दूं, ध्यान से सुनना, अभी एटम्स नहीं मिटाती हूँ, ये मेरे क्यूब की एज लेंथ थी जो मैंने बनाया था, ब्लैक में बना दे रही हूँ मैं उस क्यूब के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस वाज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ए यही था ना, इसका जो एज लेंथ था ये, दिस वाज डिनोटेड बाय ए यहाँ पे। और वो देखो तो तुम अगर इस सर्कल का, इस एटम का रेडियस और इस एटम का रेडियस, मान लो आर है, दोनों का सेम एटम है, रेडियस सेम होगा, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ए इज इक्वल टू 2r, है ये बात कि नहीं? यस। अनन्या समझ आ रहा है? इतना बात समझ आई मेरी कि जो इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? एक्चुअल में ए इज इक्वल टू, जो एज लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2r। यस। एंड अगर मैं ये बोलूं कि इन एटम्स के बीच में जो तुम्हारा डिस्टेंस है बिटवीन द नियरेस्ट एटम, वो भी तो यही होगा। नाउ इफ यू सी द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस हम किससे कैलकुलेट करते हैं? रेडियस से। तो जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से जो दोनों के बीच दूरी है वही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, सो इफ यू सी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, और डिस्टेंस हम रेडियस टू रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके रेडियस से इसका रेडियस कितनी दूर है वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और दूरी है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं हम। सो इफ यू सी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी तो इसी के बराबर होगा। सो यू कैन ऑल्सो कंक्लूड दिस डेरिवेशन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि इसके बाद वाले डेरिवेशन एससीसी वाले और बीसीसी वाला मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, कहना तो लिखवा दूंगी डेरिवेशन अगर तुमको चाहिए, बट इट इज देयर अदरवाइज डायग्राम, और बुक में डायग्राम रेफर करते रहो अभी भी। ठीक है, so if you see we can also conclude that a is equal to d is equal to 2r, but this is there in case of a simple cubic cell। ये FCC की बात हो रही है, ना कि FCC या BCC की। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अनन्या? और मैं क्यों बता रही हूँ कि अभी अपने को ये यूज करना है, ए यूज करना है डेंसिटी निकालने के लिए, डी यूज करना है डेंसिटी निकालने के लिए। विल कम टू इट। हमें मेन आज पहले यूनिट सेल की ज्योमेट्री देखेंगे एंड देन वी विल गेट टू कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उससे एक क्वेश्चन तुम्हारा 100% आएगा 3 नंबर का। चलो, सो अनुराधा, इज इट क्लियर? आंसर इज क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत ही आसान लगेगा, नहीं भी होगा तो 10th तक तो पढ़ाइए यार, है ना। चलो, अब ये हो गई तुम्हारी ज्योमेट्री, किसकी बात है। अब दूसरी देखते हैं बीसीसी का, ये एससीसी की ज्योमेट्री। ये एससीसी में याद रखना, एज लेंथ दैट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं बीसीसी। ठीक है, वो एससीसी था। भाई बीसीसी में क्या है? बीसीसी में लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें 2 ट्राइंगल हम देखते हैं। डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो इफ यू सी इन केस ऑफ बीसीसी, बीसीसी में तुम्हारे एटम्स यहाँ पे होंगे एजेस पे, और एक एटम यहाँ सेंटर में होगा। बीसीसी की ज्योमेट्री ऐसे ही होती है, यस और नो?
एक एटम सेंटर में और बाकी 8 एटम तुम्हारे कॉर्नर पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये देखो, अब तुमको ये तो पता है कि ये तो ए ही है, ए क्या है, ए इज योर यूनिट सेल का एज। क्यूब है वो तो क्यूब ही रहेगा भाई, वो तीनों में ए तो सेम ही रहेगा, यूनिट सेल का एज रहेगा, ठीक है। लेकिन ए क्या डी के बराबर होगा, नहीं होगा। इसमें 2r के बराबर होगा, नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम 2 ट्राइंगल लेते हैं। 2 ट्राइंगल कैसे लेते हैं, एक हम लेते हैं साइड फेस से, ठीक है। इसमें जो एटम्स हैं, नहीं, दिट इज नॉट देयर, डेरिवेशन इज नॉट देयर बोथ इन बोथ द बोथ, इट्स नॉट देयर इन सिलेबस, डेरिवेशन नहीं है कोर्स में आपका। केवल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, अदरवाइज इसका डायरेक्ट ही लिखवा देते हैं लोग। तुम्हें याद करना पड़ता है कि इसके केस में डी क्या होता है, इसके केस में डी क्या होता है, और इसमें तो याद ही रहता है, इसमें तो कुछ है नहीं, एफसीसी में और बीसीसी में डेरिवेशन नहीं है। तो तुम्हारा तुम देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारा ये एक पॉइंट है, ये है ए, ये है मान लो तुम्हारा बी, ये है सी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो तुम इन दोनों जो अगर तुम कैलकुलेट करना चाहोगे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, एक एटम तुम्हारा बीच में ये फंसा हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसमें डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स नहीं निकालते हैं, हम 2 ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, और ये शायद ना आपको बुक में अच्छे से समझ आएगा, उसमें डायग्राम बहुत सही बना होता है। और एक तुम इसका बॉटम फेस लेते हो क्यूब का, ठीक है, नीचे से ये वाला फेस, और एक ये फ्रंट फेस लेती हूँ, और फिर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। मैं डायरेक्टली तुम्हें डेरिवेशन बता देती हूँ। इन केस ऑफ बीसीसी, ठीक है, बीसीसी में क्या होता है कि तुम्हारा जो एसी है इज इक्वल टू, इसको लो ऐसे भी, ठीक है। तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो तुम अगर वो वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो एसी का स्क्वायर क्या होगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, है ना। तो उसको हम ऐसे अंडर रूट मार के भी तो लिख सकते हैं कि एसी की अगर तुम्हें लेंथ निकालनी है, ये डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स में, अगर तुम ये वाला वो कंसिडर करोगे तो एसी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर, क्योंकि भाई ये तो एक ही है ना, इसका ए इसकी भी एज लेंथ है, ए इसकी भी एज लेंथ है। एज लेंथ तो क्यूब में सेम ही होगी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, साइड तो बिल्कुल बराबर ही रहेंगे। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो तुम ये भी लिख सकते हो इसे इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, ए और ए 2 ए हो जाएंगे, अंडर रूट। तुम ये भी लिख सकते हो इसे ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर था, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। अगर तुमने स्क्वायर हटाया, ठीक है, यहाँ पे अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर को तुम ये भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा कि अंडर रूट में जब उसका वो हटाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, या तुम ये बोल सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू रूट 2a। ठीक, याद नहीं करना है ना, ये डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। अब तुम इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तुम दूसरा ट्रायंगल उठाओगे बेस से, जो तुम्हें दिख रहा होगा कि बेस में भी एक एटम होगा। एटम अगेन इसमें 2 ट्रायंगल क्यों लेने पड़ रहे हैं अपने को, क्योंकि यहाँ बीच में एक एटम फंसा हुआ है हमारा, तो हमें दोनों ट्रायंगल का डेरिवेशन करके कैलकुलेशन करके वो निकालना पड़ेगा। फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम जो हम निकाल रहे होंगे दैट विल बी एन एग्रीगेट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड द अदर ट्राइंगल, और उसके बीच में ये एटम भी है। तो हमें दोनों का एक एवरेज निकालना पड़ेगा, एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, एंड वो ही हमारे सारे एटम्स के बीच एक एवरेज डिस्टेंस होगा। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, ठीक है। ये कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है तुम्हारे, बिल्कुल भी नहीं है, तो परेशान नहीं होना। अब दूसरा ट्राइंगल तुम लोगे, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, चलो अभी के लिए मैं तुम्हें डेरिवेशन पे आती हूँ, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ये इतनी बात समझ आ रही कि कैसे निकाला है ये वाला, ये पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल।
it clear? May I erase this? ओके ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद एक ट्राइंगल हम बेस कर लेंगे, ठीक है। अब तुमने मान लो ये वाला, ये ठीक है, इसमें से एक ट्राइंगल लेंगे। अब हमको देखना है कि इसके वैल्यूज क्या आ रहे थे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से वही तुम लगाओगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी ये ट्राइंगल नहीं है, बेस का ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम फॉर्मूला। अब देखो इसमें तुम एक चीज अगर ये देखो, ये जो सेंटर वाला एटम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इसके और इसके बीच का आर और आर 2r, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो इससे होगा वो फिर से 2r, तो 2r और 2r कितना हो जाएगा अपना 4r डिस्टेंस हो जाएगा। डेरिवेशन पे ज्यादा परेशान मत होना, आई एम टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज, अदरवाइज इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, ठीक है। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2a²। ये तुम अपने बुक में देखना, ट्राइंगल उसमें अच्छे से दिखा रहे होंगे वो। तो 4r स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a², ठीक। अब √2a कैसे आया, ये समझ आया 4r कैसे आया। डेरिवेशन, या तो रुक जाओ तुम, इसमें सिंपली तुम डायरेक्टली या तो ये लिखो, देखो डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस। इसमें याद रखना बस, बीसीसी में देखो क्या होता है, जो रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू √3/4 इसका डेरिवेशन से ये आया है आंसर, ठीक है। अभी फालतू में डेरिवेशन में नहीं घुसते हैं। और जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स होता है वो होता है √3/2a। याद कर लेना अगर इसको, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट इन द सिलेबस, तो ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कि इस केस में, बीसीसी के केस में क्या होता है, तुम्हारा रेडियस होता है √3/4a और जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स होता है वो होता है √3/2a। ए क्या होता है तुम्हारा, एज लेंथ होता है, ये याद कर लेना, ये रटने की बात है। एफसीसी के केस में देखो, और क्यों ये याद करना पड़ेगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तुम्हें कि इसका ये डेरिवेशन करके दिखाओ, नहीं। क्वेश्चन आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा डेंसिटी कैलकुलेट करने में, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला बताऊंगी, डेंसिटी के फॉर्मूला में ए यूज होगा और डी यूज होगा, ठीक है। जब ए और डी की तुमको वैल्यू ही नहीं पता होगी तुम पुट नहीं कर पाओगे, इसलिए ये पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से अपने को कुछ लेना देना है ही नहीं, इट्स फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी, ठीक है। तो इसके केस में ये होगा। और तुम्हारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में रेडियस की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू a टू √2। ये सब कैलकुलेशंस करके आए हैं, ऐसे नहीं आ गए, इसकी पूरी डेरिवेशंस होती हैं, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा अपने को आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, डेरिवेशन भी करके बता दूंगी, लेकिन अदरवाइज डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। और तुम्हारा d की वैल्यू क्या होती है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम्स, d इज इक्वल टू a/√2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस में तुम्हारे 6 फेसेस से भी एटम होते हैं, ठीक है। चलो ये तुम कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। इसमें मैंने बता ही दिया है कि इसके केस में तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने बताया a इज इक्वल टू 2r, वो दिखा चुकी हूँ यहाँ पे आपको। तो आप ये भी लिख सकते हो कि a/2 इज इक्वल टू रेडियस। भाई अगर ये 2 इधर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। यहाँ पे r इज इक्वल टू a/2√2, यहाँ पे r इज इक्वल टू √3/4। ये डेरिवेशन कैलकुलेशन से आए हैं पाइथागोरस से पूरे पूरे, ठीक है। और तुम्हारा इसमें d की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू एज लेंथ, ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं। इसको नोट करो आप, फिर मैं डेंसिटी पे आऊंगी। जब डेंसिटी पे आऊंगी तो आपको समझ आएगा कि हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। Just note it and let me know, then I'll erase it.
Ans noted, shall I erase it? ओके चलो, अब आते हैं डेंसिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चन आएगा, एक एक यूनिट सेल की आपको डेंसिटी निकालनी पड़ती है। अब ये टॉपिक जो है ये 3 नंबर का आएगा एग्जाम में, आईसीएसई में भी, सीबीएसई में भी। चलो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो डेंसिटी में क्या है, तुमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम रो लिखें या डेंसिटी डी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम अगर लिखोगे, ये रो का सिंबल है, डेंसिटी डिनोट कर रहा है। यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी, विल बी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो होगा ही भाई, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, होगा या नहीं भाई, फर्दर रिप्लाई दिया करो। यस, ओके, यस, ठीक है। तो डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम एक बात बताओ, मास किससे आएगा यूनिट सेल में? मास विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स। एटम्स का ही तो मास है, और किस चीज का मास है भाई? यूनिट सेल एटम से ही तो मिलके बना है। तो इसमें तुम सेपरेटली लिख के चलो कि एससीसी के केस में एटम्स कितने होंगे, एक। बीसीसी में कितने होते हैं, 2। एफसीसी में कितने होते हैं अपने पास, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन केस ऑफ एफसीसी? 6 फेसेस। तो बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, और तुम्हारे एफसीसी में कितने एटम है, 1। तो यहाँ पे लिखो, ये भी डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। मास विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम। यस, सो इन एफसीसी, अब तुम यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1, फॉर बीसीसी 2, एफसीसी 4। ये अपने नॉलेज के लिए लिखना है तुम्हें, ये कोई तुम इसकी प्रूविंग पहले ही कर चुके हो, ठीक है। अब तुमको पता है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको तुम मान लो Z। मतलब जो मास है, मास हम किससे कर रहे हैं, मास किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम। और Z क्या है, Z इज इक्वल टू, Z आएगा फॉर्मूला में अपने, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम निकालते थे ना Z की वैल्यू, आप पहले भी निकाला जब बीसीसी एससीसी एफसीसी किया, तो Z की वैल्यू तो निकालते थे कि कंट्रीब्यूशन कितना है एटम का, तो 1/8 इंटू 8 करते थे। Z की वैल्यू तब 1 आई थी इन एससीसी, एंड सिमिलरली बीसीसी में 2 आई थी, एफसीसी में 4 आई थी। सो दैट्स हाउ, अब तुम्हें पता है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और जो मास है वो इन्हीं एटम्स की वजह से होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब तुम देखो, अब जो मास है यूनिट सेल का क्या होगा, इज इक्वल टू Z इंटू एम। ये अंडरलाइन करिए भाई, Z इंटू एम क्यों होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उन एटम्स पर इतना मास होएगा। जो मास ऑफ वन एटम है उसे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें Z की वैल्यू मिल जाएगी। यस, ये बात समझ आई अनन्या, ये वाला स्टेप समझ आ रहा है भाई? मैंने बोला
कि जो मास है यूनिट सेल का, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटम्स, राइट। एटम्स की वजह से मास है, ठीक। और वो हम वैल्यू पहले निकालते थे जेड के फॉर्म में, दैट इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, राइट। नाउ जेड की वैल्यू एफसीसी में तुमको पता है 1 है, बीसीसी में 2 है, एफसीसी में 4 है जेड की वैल्यू, ठीक है। और जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो एटम के मास से अगर तुम उसका नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा ना, यस और नो। Yes? Okay. So, now, we will see in case of FCC. अब FCC की बात कर लो पहले, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। चलो, अब सिंपल क्यूबिक सेल में क्या है, तुमको पता है कि मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब इज योर एज लेंथ, यस। वही उसकी लेंथ है, वही उसकी ब्रेथ है, वही उसकी हाइट है। वॉल्यूम में क्या LBH होती है, और क्यूब की हाइट भी ए है, ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। ए इंटू ए इंटू ए, एल इंटू बी इंटू एच की जगह क्यूबॉइड होता तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाता, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, ए क्यूब। ये बात समझ आ रही है। जो यूनिट सेल का एज है इतना छोटा होता है, इट इज सो स्मॉल, यू कैन अंडरस्टैंड। एक सॉलिड के अंदर, एक NaCl क्रिस्टल के अंदर कितने यूनिट सेल है, कितना छोटी वो वैल्यू होगी। मीटर किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते, या सेंटीमीटर में भी नहीं कर सकते। सो व्हाट इज दैट कि एज लेंथ जो है, एज लेंथ इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। पिकोमीटर पता है ना, पीएम कहते हैं, पीएम। यू नो व्हाट इज पिकोमीटर, 1 pm is equal to 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 पिकोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो उसका वो है, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसलिए मैंने क्यूब किया, अदरवाइज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन है उसका, ठीक है। इतनी छोटी लेंथ है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं मेजर करते, उसके लिए पिकोमीटर यूज करते हैं। चलो, ये तुमको पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, अब तुम्हारी वॉल्यूम क्या होगी यूनिट सेल की, तुमको पता है। हम वॉल्यूम पिकोमीटर में लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब। भाई पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 to the power minus 30 से मल्टीप्लाई कर दोगा, सेंटीमीटर में दी है। अगर डायरेक्टली दी हुई है पिकोमीटर में तो तुम्हें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। ये तुमने निकाल लिया। अब तुमको पता चल गया है क्या, ये तो पता ही था, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। तो तुम क्या लिख सकते हो कि मास कितना होगा, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10 to the power minus 30। ये क्या है, ये है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने बहुत निकाला हुआ है। Z तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, FCC BCC सबके तुम्हें Z पता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा पिकोमीटर में, 8 raised to power 3 का ए क्यूब इंटू 10 to the power minus 30 होगा। एक मिनट, इतना नोट करो, फिर आगे भी बताती हूँ, अभी आगे भी लिखना है। ये डेरिवेशन में आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड सो दैट आपको एकदम क्रैम ना करना पड़े फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। जस्ट नोट इट एंड लेट मी नो। मैं तुम्हें बताऊंगी ट्रिक कहाँ से तुम्हें करेगा क्वेश्चन में, कहाँ घुमाएगा क्वेश्चन, ओके। अनुराधा नोटेड,
ओके, अनन्या ऑल्सो प्रोमोटेड। चलो अब देखो, तुम्हें पता चल गया कि ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है। तुम्हें लगेगा कि वो ऐसे कुछ डायरेक्टली पूछ लेगा, तुम लिख दोगे, पर इतना अच्छी चीजें होती नहीं है बेटा रियल लाइफ में ना। वो तुम्हें कहाँ पे अब करेगा ट्रैप, मैं बताती हूँ। वो तुम्हें फंसाएगा मास और मोलर मास में, ठीक है। अब देखो, तुमको पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? ठीक है, बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो एवोगैड्रो बेसिक्स बिल्कुल बेटा लेके चलो अंश, जब भी तुम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, स्टार्ट विद द बेसिक्स। कोई उसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करो, एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर तो हम थोड़े ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि सही आंसर होगा। सीबीएसई इट इज नॉट अलाउड बट इन आईएससी इट इज अलाउड, राइट? सो डबल चेक करो, हाँ। तो चलो अब देखो एक बात, बाकी मैं बताती रहूंगी तुम्हें बीच बीच में कहाँ पर तुम्हें ट्रैप करेगा। वो देखो, तुमको पता है एवोगैड्रो नंबर या एन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये तुमको पता है या नहीं पता है? वो तुम्हें देगा क्या? वो तुम्हें मास नहीं देगा डायरेक्टली, वो तुम्हें देगा मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास क्या होता है भाई? एक मोल का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास तो पढ़ ही चुके हो, है ना? ठीक है। तो मोलर मास का अब तुम्हें पता है कि ये एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला है, ठीक। अब वो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें वो मास निकालना होगा एक एटम का। तो तुम एक एटम का मास कैसे निकाल लोगे? एक एटम का मास तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे? मोलर मास से डिवाइड कर दो। यस, हाउ विल यू वन एटम? क्योंकि तुम्हें एक ही एटम का मास चाहिए वहां पे फॉर्मूले के हिसाब से Z/M में। तो वो तुमको पूरा एक एटम का मास क्वेश्चन में देंगे नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगी फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम यू विल डिवाइड द मोलर मास बाय एक मोल में जितना होता है तुम्हारा, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। जब मोलर मास को इससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे एक एटम का मास निकल आएगा। और एक एटम का मास यही होगा ना, मोलर मास बाय नंबर ऑफ एटम्स। ये समझ आ रहा है? ये बिल्कुल बेसिक्स है बेटा अपना 10th का जो स्टोइकियोमेट्री हम करते हैं। यस, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, क्वेश्चन बताऊंगी जब तक तुम्हें आएगा समझ अच्छे से, ठीक है। तो तुम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो तुम्हारा मास ऑफ वन एटम है, जिसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, m इज इक्वल टू कैपिटल M, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर है, इसको मैं नॉट लिख रही हूँ, ठीक है। एन नॉट इज एवोगैड्रो नंबर, ये एन नॉट है, ये मोलर मास है, ये मास ऑफ वन एटम है। दिस इज मास ऑफ वन एटम, दिस इज मोलर मास, ठीक है। और ये एवोगैड्रो नंबर है एन नॉट। अब तुम्हें फॉर्मूला लिखना है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दे दे तो कैसे निकालोगे डेंसिटी? Z इंटू m, वहां पे मैं स्मॉल m लिख रही थी पिछले फॉर्मूला में। अगर उसने तुमको एक मास का, एक एटम का मास नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दो, किससे? a क्यूब इंटू 10⁻−30। पहले ये फॉर्मूला था ना, पिछला फॉर्मूला अपना यही था, z इंटू स्मॉल m अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻30। पर मैंने कहा अगर उसने ये वाली वैल्यू नहीं दी, तुम्हें मोलर मास दे दिया इसकी जगह पे, मास ऑफ वन एटम नहीं दिया क्वेश्चन में, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो नहीं देंगे 90%, तुमको यही फॉर्मूला लगाना होगा। तो तुम क्या कर दोगे? मोलर मास अपॉन एन नॉट, एन नॉट यही है ना 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ये यहाँ रख दोगे m बाय एन नॉट, और z इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा जो फॉर्मूला है
वो ज्यादा यूज ये वाला ही होगा। ये क्या है, दिस इज योर डेंसिटी, ठीक है, दिस इज योर यूनिट सेल का एज, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारे नंबर ऑफ एटम जो वेरी करेंगे बीसीसी एफसीसी के केस में। ये तुम्हारा क्या होगा, मोलर मास। ये क्या है, एवोगैड्रो, इसकी वैल्यू तुमको पता है। So you will be using this formula most of the times because they will not give you the mass of one atom. क्वेश्चन दो एक, करोगे? चलो गिव यू अ क्वेश्चन, एनी डाउट अप टिल हियर? पहले वो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन दूंगी छोटा सा। ये कहीं कहीं एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, मैं एन नॉट लिखती हूँ, कोई लोग एन ए भी लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर को, तो तुम एन नॉट भी लिख सकते हो, एन ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोटेड दिस, शैल आई इरेज इट? 10 टू द पावर -30 यूज करेंगे जब पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है, अगर पिकोमीटर में ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सो इफ योर दिस थिंग इज गिवन एज लेंथ, ज्यादा सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में देता नहीं एग्जाम में, सो इन दैट केस यू विल नॉट बी यूजिंग -30, 10 टू द पावर -30 पिकोमीटर में दिया है तो। अगर सेंटीमीटर में दिया है देन यू विल हैव टू यूज 10 टू द पावर -30, ठीक, नॉट नेसेसरी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ये। अगर ये लेंथ तुम्हें पिकोमीटर में दी है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, most of the times they will give you this in centimeter, in that case you will have to multiply, ठीक। पिकोमीटर को तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि डेंसिटी जो अपने निकालते हैं ना, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, है ना। डेंसिटी डेंसिटी हम पिकोमीटर क्यूब में नहीं निकालते, तो इसीलिए क्योंकि अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे सेंटीमीटर क्यूब में, इसीलिए वो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। शायद मैंने वाइस वर्सा बोला होगा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको लेंथ यहाँ पे पिकोमीटर में देता है और उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डेंसिटी की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी निकलती। अगर तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में ही वैल्यू दी हुई है तो ये मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैल्यू पिकोमीटर में दी है, इन दैट केस यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10 टू द पावर -30, बिकॉज अपना डेंसिटी का एसआई यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम जो वैल्यू निकालेंगे पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर और ग्राम सेम यूनिट्स नहीं है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट निकालेंगे, इस वजह से अपने को 10 टू द पावर -30 में कन्वर्ट करना पड़ता है पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। अब तो शायद क्वेश्चन तो होमवर्क ही करना पड़ेगा, 4 मिनट है। आंसर मुझे भेज देना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, निकाल के बता दूंगी सही है कि नहीं, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से। लेड 2 सल्फाइड
has FCC crystal structure. ठीक है, the H length of unit cell is 500 picometer. ठीक, what is its density? बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट है। अब इसके बाद जो मैं कल कराऊंगी नेक्स्ट टर्न पे वो बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट। चलो 3 मिनट है, करके देखो ना, मुझे आंसर बताओ जल्दी। तुमको पता है जेड क्या होगा? जेड निकालो, मोलर मास निकालो, बहुत आसान है। लेड का जो होता है वो होता है 207, वैसे 207.2 होता है, पर तुम 207 लिख लो, तो इसका 207 है, ठीक है, मास, मोलर मास। और इसका 32 है, सल्फर का, सल्फाइड का, ठीक है। तो तुम्हें पता है 207 प्लस 32 कर दो, तुम्हारा मोलर मास आ जाएगा लेड सल्फाइड का, ठीक है। दैट विल बी कमिंग अराउंड 239, ठीक। एटले तुमको पता है 500 पिकोमीटर है। हो जाए तो आंसर बताओ। अराउंड इसके आंसर आना चाहिए 12.715 ग्राम पर सेंटीमीटर। 12.7 तक भी आ जाएगा तो समझ लो सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 0.2 हटा दिया। फॉर्मूला लगाना है सिंपल एकदम, ठीक है। देखो तुमको पता है Z की वैल्यू है 4, FCC क्रिस्टल है, पता है Z 4 होता है, ठीक है। BCC होता तो 2 होता, FCC होता तो 1 होता, ठीक। और मोलर मास मैंने बोल ही दिया कितना था, 239। तुमको पता है ये 500 पिकोमीटर दी हुई है एज लेंथ या ए की वैल्यू, और तुमको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है 6.022 10⁻⁵। लिखो सीधे डेंसिटी डी या रो, जो भी तुम्हें लिखना है कुछ भी लिखो, इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास अपॉन 500 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, इंटू 6.022, या 022 से 2 हटा भी दोगे तो चल जाएगा, इंटू 10। जेड की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 इंटू मोलर मास 239 अपॉन 500 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 6.022 10⁻23। ये 23 है, -30 है, कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेशन करो, बस हमें कैलकुलेशन करनी है, मैंने लिख दिया। आया आंसर? Anyway, the class is going to end in 20 seconds. Solve this question, and next time when we meet, I will not give you such direct questions. हम थोड़ा difficulty level high करके questions करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत डायरेक्ट नहीं आता। बहुत किस्मत वाले हुए तो ऐसा कुछ ना आ जाएगा, आया था ये 2010 में IST में। So we'll do, and let's meet. Bye bye.